Hello, good morning students. Welcome to class 8th. So today we are studying about the other types of textiles. Similarly, many other words were used which show the popularity of Indian textiles in different parts of the world. वैसे तो अगर हम देखें बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो इस चीज़ को शो करते हैं द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, जिसमें इंडियन टेक्सटाइल जो है उसकी पॉपुलैरिटी को, क्योंकि इंडियन जो टेक्सटाइल्स है जैसे हमने अभी जो टाइप्स पढ़े थे इसके, जैसे बांधना है और फुलकारी है, इन सभी इंडियन टेक्सटाइल्स के जो टेक्सचर्स हैं ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं. दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर वूल एंड सिल्क मेकर्स इन ब्रिटेन. और ये चीज़ जो है वो वूल और सिल्क मेकर्स को प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है. कहाँ पर? ब्रिटेन में. क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वहाँ पर? देखिए, वूल एंड सिल्क मेकर्स को देखिए, दे बिगिन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया. क्योंकि इसी वजह से उन्होंने, क्योंकि यहाँ से जो भी कॉटन टेक्सटाइल्स हैं उन सभी को क्या कर लिया जाता है? इम्पोर्ट कर लिया जाता है ब्रिटेन में, और इससे वहाँ के जो लोग हैं उनका जो प्रोडक्शन है उसका सेलिंग नहीं हो पाता है. दे बिगिन प्रोटेस्टिंग, इसी वजह से उन्होंने क्या किया? उसका प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कॉटन टेक्सटाइल को इंडिया से इम्पोर्ट करने का. Their continued protest forced the British government in making a legislation banning the use of chintz in England. तो इस प्रोटेस्ट के चलते, यानी कि जब इन्होंने प्रोटेस्ट को रेगुलर रखा तो इस प्रोटेस्ट के चलते लेजिस्लेशन, जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको मजबूर होना पड़ा दैट इन मेकिंग अ लेजिस्लेशन, उन्होंने एक इस तरीके का सिस्टम बनाया बैनिंग द यूज़ ऑफ छिंट्स इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में किसका यूज़? छिंट्स, जो हमने आपको अभी छींट का जो एक क्लोथ, एक टेक्सटाइल दिखाया था, उसका यूज़ बैन कर दिया. दिस एक्ट वॉज कॉल्ड कैलिको एक्ट, क्योंकि वो जो टेक्सचर था, वो जो टेक्सटाइल था वो कहाँ से गया था? कैलिकट से. तो इसको कहा गया कैलिको एक्ट. कैलिको एक्ट क्या था? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन जो भी छिंट्स थी उसको अपने इंग्लैंड में बैन कर दिया उसके यूज़ को, तो दैट वॉज कॉल्ड कैलिको एक्ट. द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो इम्पोज्ड हाई ड्यूटीज़ ऑन अदर इंडियन क्लोथिंग कमिंग इनटू ब्रिटेन. और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और भी ज़्यादा हाई इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी, हाई ड्यूटीज़ लगा दी कि अगर आप इंडिया से इम्पोर्ट करेंगे, इंडिया से कोई भी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं अगर उनको आप इम्पोर्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस का जो पेमेंट है वो करना होगा. दिस मीन दैट द इंडियन क्लोथ दैट रीच्ड इंग्लैंड वॉज मोर एक्सपेंसिव दैन द लोकल प्रोडक्ट क्लोथ. तो इसका मीन्स ये है कि इंडियन क्लोथ जो है दैट रीच्ड इंग्लैंड, जो कि जो इंडिया से इंग्लैंड पहुंचता है, वॉज मोर एक्सपेंसिव, वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है दैन द लोकली प्रोड्यूस क्लोथ, जो कि लोकल प्रोड्यूस क्लोथ से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. द डिमांड फॉर इंडियन क्लोथ डिक्रीज्ड एंड द इंडियन इंडस्ट्री सफ़र्ड इन इंडिया. तो इंडियन क्लोथ की जो डिमांड है वो ब्रिटेन में क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई. एंड इंडिया में जो इंडस्ट्री है उसको सफ़र करना पड़ा. कहने का मतलब सफ़र तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज जो एक काफ़ी बड़ा जो मार्केट है, हम कह सकते हैं ब्रिटेन जो है वो बहुत ही एक बड़ा मार्केट था इंडिया का, और इतने बड़े मार्केट को एकदम से क्या कर देना? बंद कर देना. तो इतना बड़ा मार्केट जब उसका क्लोज़ हो गया तो इंडिया, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ सब हाई कर दी, तो इंडिया के इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट था वो अब शॉर्ट हो चुका था. ब्रिटेन में जो उन्हें इतना बड़ा मार्केट प्रोवाइड करवाया जा रहा था वो अब नहीं था. जैसे कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स यूज़ करके चाइना को बहुत बड़ा मार्केट हम दे रहे हैं इंडिया के पीपल, या अदर कंट्रीज़ किसी का भी हम मार्केट जो दे रहे हैं, तो अगर हम उस पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्लाई कर दें तो ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी के इम्प्लीकेशन से हम उसका यूज़ बहुत कम करेंगे. तो ये काफ़ी अच्छा मेथड है किसको यूज़ करने का, जो अगर हम किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहते हैं अपनी कंट्री में, तो उसको इनडायरेक्टली वे में इस तरीके से उसको यूज़ को कम किया जा सकता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नाउ दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था? देखिए,
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले एक बार हम ये देखेंगे इसका मैप जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इसके टेक्सटाइल सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं, एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस मैप इन योर नोटबुक, मीन्स फिल एंड पेस्ट द मैप इन योर नोटबुक ऑल्सो। सो ये देखिए, हम प्लेन वाइट जो टेक्सटाइल्स हैं उन इंडस्ट्रीज़ के लिए, प्लेन वाइट टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ के लिए हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर प्लेन वाइट टेक्सटाइल्स हैं। देखिए, लाहौर में, सरहिंद में, सामना, गुजरात, पाटन, कैम्बे जो बे ऑफ कैम्बे है, सूरत है, बुरहानपुर है, और मसूलीपट्टनम हमारा, मद्रास, पौंडीचेरी, नागापट्टनम, इन सभी जगहों पर हमारे टेक्सटाइल सेंटर है जहाँ पर प्लेन टेक्सटाइल जो टेक्सचर है वो अवेलेबल होता है, जैसे पटना, कैलकाटा एंड ढाका। ये अब नेक्स्ट है चेक एंड स्ट्रिप्स का जो माल है वो कहाँ से हमें मिलता है। चेक एंड स्ट्रिप्स का यानी धारियों वाले जो कपड़े हैं वो ज़्यादातर हमें कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं हमें, देखिए, सरहिंद, सामना एंड सूरत, बुरहानपुर, मद्रास, नेक्स्ट कैलकाटा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चीट के जो कपड़े हैं, देखिए चीट जो टेक्सटाइल है, चीट का जो टेक्सचर है वो आपको मिलता है सामना से, पाटन से, अहमदाबाद से, सिरोही से, बुरहानपुर से, और मसूलीपट्टनम, मद्रास एंड कैलकाटा, पटना से। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट आपका है सिल्क। सिल्क को अगर हम देखें तो सिल्क आपको मिलेगा, देखिए काफ़ी कम है, देखिए सिल्क अहमदाबाद, पाटन, मेन पॉइंट कुछ ही हैं सिल्क के, अहमदाबाद और पाटन, और ये बनारस, क्योंकि बनारस का सिल्क तो बहुत फेमस है, गुजरात, पाटन वही फेमस यही है। तो ये हमारे हो गए मेन जो टेक्सटाइल सेंटर्स हैं। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच स्टार्टेड इन यूरोप, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कि यूरोप में स्टार्ट हुआ इन 18th सेंचुरी में, हैड अ ट्रेमेंडियस हिस्टोरिकल इम्पैक्ट। उसका एक बहुत ही बड़ा 18th सेंचुरी में जो यूरोप में यानी फ्रांस में जब स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। इट फॉरएवर चेंज्ड द वे, इसने पूरे तरीके से वे ऑफ गुड्स वर प्रोड्यूस, गुड्स का जो प्रोडक्शन है उसको पूरे तरीके से चेंज कर दिया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इट मीन्स इंडस्ट्रीज़ के टाइम पे इंडस्ट्रीज़ का जो यूज़ है, इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्शन है उसमें किस तरीके से चेंजेस आए, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो मशीनरी है वो यूज़ की जाने लगी, मॉडर्नाइजेशन आ गया। इट फॉरएवर चेंज द वे ऑफ गुड्स वर प्रोड्यूस लीडिंग टू डीपर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, और इसकी वजह से सोशल इकोनॉमिक चेंजेस भी बहुत ज़्यादा हुए। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज ट्रांजिशन फ्रॉम हैंडमेड गुड्स बिकॉज ऑफ अ वेव ऑफ न्यू मशीन विच हैड बीन इन्वेंटेड, क्योंकि जो मेथड था चेंज हो चुका था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से। बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसलिए आया क्योंकि एक ट्रांजिशन हो गया था। इससे पहले जो हम यूज़ कर रहे थे गुड्स, वो मोस्ट ऑफ जो गुड्स थी उसमें से 80% जो गुड थी वो गुड्स थी आपकी हैंडमेड गुड्स। लेकिन जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 18th सेंचुरी में, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से हमने मशीनरी का जो प्रोडक्ट है उसको हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, और मशीन प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से एक वेव आया। क्योंकि देखिए मशीनरी प्रोडक्ट्स का यूज़ करने की वजह से हमारे इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए। एक तो टाइम लिमिट कम हो गई, और जो कह सकते हैं क्लीनिंग, जो एक टेक्सचर में बहुत ही ज़्यादा जो क्लीनिंग आती थी वो मशीन मेड गुड्स से आती थी, और टाइम बहुत कम लगने लग गया क्योंकि हैंडमेड गुड्स जो थे उसमें एक ही टेक्सचर को बनाने में बहुत टाइम चला जाता था। लेकिन मशीन में एक साथ उतने टाइम में उससे 10 गुना ज़्यादा जो टेक्सटाइल्स हैं वो बना लिए जाते थे। तो मशीन का वेव आ गया जो कि उस समय इन्वेंट हुई थी। और रिवॉल्यूशन इन टेक्सटाइल में एक रिवॉल्यूशन आया, was brought by the invention of the steam engine by रिचर्ड आर्कराइट।
रिचर्ड ऑकराइट ने उस समय रिवॉल्यूशन और बहुत तेज़ी से आया जब रिचर्ड ऑकराइट ने एक स्टीम इंजन को इन्वेंट कर दिया। स्टीम इंजन से क्या फ़ायदा हुआ, जो कॉटन कुड नाउ बी वूवन, जो कॉटन था, बल्क ऑफ कॉटन, उसको एक बार में ही उसमें से सारे के सारे जो थ्रेड थे वो निकाल लिए जाते थे और उससे फाइबर बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी हो गया हमें। फर्दर टू चेक द इनफ्लो ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इनटू ब्रिटेन, उसके बाद इंडियन टेक्सटाइल्स जो हैं उनका इनफ्लो इनटू ब्रिटेन में उसका फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज द टैरिफ रेट्स and custom duties, thus it become very difficult for Indian weaver to export their textile to Britain। उसके बाद जैसा कि हमने आपको कैलिको एक्ट के थ्रू बताया कि इंडियन टेक्सटाइल्स को ब्रिटेन में क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। किस तरीके से बैन किया गया कि वहाँ पर इसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह थी उन सभी को इंक्रीज़ कर दिया गया और टैरिफ रेट्स को सभी को इंक्रीज़ कर दिया गया, जिससे कि वहाँ पर जैसे अगर वो जो टेक्सचर है आपको वो यहाँ पर 100 रुपीज़ में मिल रहा है तो वहाँ पर आपको 400 में मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा उनका जो रेट्स थे वो बहुत हाई कर दिए गए थे। तो इस वजह से जो इंडियन वीवर्स हैं उनके लिए ब्रिटेन में अपने टेक्सटाइल्स को इम्पोर्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था। फॉरेन मार्केट्स था स्लिप्ड आउट फ्रॉम इंडियन हैंड्स, और इस तरीके से धीरे धीरे, क्योंकि ब्रिटेन उस समय सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट होता था जहाँ पर आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो अगर ब्रिटेन में वहाँ पर जो उनका एक्सपोर्ट था वो बिल्कुल क्या हो गया था, बंद हो गया था, तो जितने भी फॉरेन मार्केट्स थे, मोस्ट ऑफ जो फॉरेन मार्केट्स थे वो सभी फॉरेन मार्केट्स भी हमारे हाथों से निकल गए, क्योंकि उस समय जितनी भी कंट्रीज़ थी, मेन जो कंट्रीज़ थी वो सभी किसकी कॉलोनी थी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी। और जो ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट भी हो चुकी थी वो अपने कंट्री को इंडिपेंडेंट बनाने का ट्राई कर रही थी, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कोशिश कर रही थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बहुत सारे चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए, लेकिन इन पॉजिटिव चेंजेस को सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट नहीं लेने दिया इन पॉजिटिव चेंजेस का वो था ब्रिटेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्क्विस्ट ऑफ बंगाल की। जब बंगाल की कॉन्क्विस्ट हुई, जब बंगाल ने विक्ट्री हासिल की, द कॉन्क्विस्ट ऑफ बंगाल एंड इवेंचुअली द होल ऑफ इंडिया ओपनड अप अ वास्ट मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड टेक्सटाइल्स फ्रॉम ब्रिटेन। कॉन्क्विस्ट ऑफ बंगाल में हमने ये देखा कि जब इवेंचुअली होल ऑफ इंडिया ओपनड अप अ वास्ट मार्केट, पूरे इंडिया ने एक बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल, बहुत ही ग्रेट, बहुत ही जेंट मार्केट जो है वो ओपन किया मैन्युफैक्चर्ड टेक्सटाइल्स का ब्रिटेन से। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज ऑलरेडी इन फुल स्विंग and Britain began to dump its finished textiles in India। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था वो पहले से ही पूरे ज़ोरों पर था, पूरे चरम सीमा पर था। ब्रिटेन ने स्टार्ट किया फिनिश्ड टेक्सटाइल्स जो थी उनको डंप करना। इंडिया वंस द वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सपोर्टर, इंडिया जो था एक बार जो वर्ल्ड का पहले लीडिंग एक्सपोर्टर था, यानी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था, अब उसे एक इम्पोर्टर बनने पर मजबूर कर दिया गया। ये हम लास्ट चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से उसे इम्पोर्टर बनने पर मजबूर कर दिया गया, क्योंकि यहाँ से उन लोगों ने, क्योंकि जब उन्होंने हमें कॉलोनी बनाया तो कॉलोनी बनाने के बाद स्टार्ट हो गया हमारा एक्सप्लॉयटेशन करना ब्रिटेन के द्वारा। तो जब ब्रिटेन ने हमारा एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू किया तो उन्होंने हमारी पूरी कंट्री के जो भी रिसोर्सेज थे, जो मिनरल्स थे, उन सभी को अपने कब्ज़े में कर लिया और उसका बहुत फ़ायदा उठाकर हमें उन पर डिपेंड कर दिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ कैसी थी, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, यू हैव ऑलरेडी रेड द ब्रिटेन वांटेड इंडिया टू रिमेन अ कॉलोनी सो दैट इट कुड बी एक्सप्लॉयटेड फॉर द एनरिचमेंट ऑफ मदर कंट्री। कि ये हम जानते हैं कि जो इंडिया है, ब्रिटेन जो है वो ये चाहता था कि इंडिया जो है वो हमेशा उसकी कॉलोनी बना रहे, क्योंकि इंडिया की जो पोजीशन थी वो बहुत ही एमिनेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन थी इंडिया की, जिससे कि वो हमारी पूरी कंट्री को, क्योंकि इसी वजह से हमारे इंडिया की एमिनेंट पोजीशन को देखते हुए, क्योंकि यहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स करना भी बहुत ईजी था। वो इसलिए ईजी था क्योंकि हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन जो है, वाटर ट्रांसपोर्ट ईजीली अवेलेबल होते थे, और वाटर ट्रांसपोर्ट जब इजीली अवेलेबल हो जाता था तो यहाँ से जो क्रिएटेड जो मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को इजीली यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था।
और हमारे यहाँ पर मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो भी बहुत ही एमिनेंट क्वांटिटी में थे। सो इंडिया को ब्रिटेन जो था वो हमेशा के लिए कॉलोनी बना के रखना चाहता था, जिससे कि वो फुल टाइम उसका हमारी मदर कंट्री की जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट कर सके, उनको यूज़ कर सके अपने फ़ायदे के लिए। However, despite the reluctance of the British to start modern industry in India, इसके बावजूद इंडिया में जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है उन्हें स्टार्ट कर दिया। प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इंडिया में अब स्टार्ट हो चुका था फ्रॉम 1950s से। मोस्ट मिल्स वर, ज़्यादातर जो मिल्स थी, most mills were established and managed by British, were set up by wealthy Indian businessmen। ज़्यादातर जो मिल्स थी उन सभी मिल्स को वेल्दी इंडियन जो बिजनेसमैन थे उन लोगों ने सेटअप किया 1950s के बाद। अराउंड 1880s के बाद की अगर हम बात करें, 1880s में देयर वर 20 जूट मिल्स एंड 56 कोल माइंस। 20 तो जूट मिल्स हुआ करती थी हमारे पास और 56 कोल माइंस थी, वो इंक्रीज़ होकर 29 एंड 123 हो गई थी 1895 तक। मोस्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़ वर एस्टैब्लिश एंड मैनेज्ड बाय द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट, और इसमें से ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ थी वो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट जो हैं वो उसको मैनेज करते थे। 19th सेंचुरी में एक नई कैटेगरी आई इंडस्ट्रीज़ की, जो कि इंडियन प्लांटेशन इंडस्ट्री थी। प्लांटेशन इंडस्ट्री वर लार्ज एस्टेट। प्लांटेशन कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती है, जो कि जैसे हिली एरियाज़ वगैरह में की जाती है, जैसे टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन। इंडियन प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़ वर लार्ज एस्टेट्स डिवोटेड टू द कल्टिवेशन ऑफ अ सिंगल क्रॉप सच एज इंडिगो टी एंड कॉफ़ी। इंडिगो टी एंड कॉफ़ी इसका मेन जो पार्ट था प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़ का वो था। सो दिस इज़ द टॉपिक फॉर टुडे, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़ descriptively. So read this carefully. Thank you. Have a nice day, and tomorrow we will complete this chapter. Thank you.